नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान के द्वारा 117 छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर सरोज वैद्यनाथ मंडल युक्त कुलपति भातखंडे संगीत संस्थान और पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आदि लोग गणमान्य पद्मश्री लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर सरोज वैद्यनाथ मंडल युक्त कुलपति भातखंडे संगीत संस्थान और पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आदि लोग गणमान्य पद्मश्री लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है। प्रतापगढ़ में योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान दम तोड़ रहा है। मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बदहाल हो गई है। सड़कों के नाम पर यहां सिर्फ गड्ढे हैं। सड़क की जगह यहां सिर्फ मिट्टी रह गई है, जिस कारण गर्मी में जगह जगह धूल के गुबार उड़ा दिखाई देते हैं। वहीं सरकार द्वारा इसको लेकर अभी तक कोई हल निकाला नहीं गया है। तो खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर जो सड़कें हैं वो लगातार गड्ढा युक्त हैं। प्रतापगढ़ में योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान लगातार दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो बदहाल नजर आ रही हैं। सड़कों के नाम पर यहां सिर्फ गड्ढे ही हैं। सड़क की जगह यहां सिर्फ मिट्टी रह गई है, जिस कारण से गर्मी में जगह जगह धूल के गुबार उड़ते दिखाई देते हैं। वहीं सरकार द्वारा इसको लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। आने जाने में परेशानी होती है, तो सवारियों को भी दिक्कत होता होगा। सवारी में गाड़ी भी पलट जाती है। कितने दिन से रोड खस्ता हालत है? काफी दिन से है। कोरोना काल में बजट का काफ़ी अभाव है, इस वजह से कार्य नहीं कराया जा सका। जैसे ही बजट की प्राप्ति होती है, आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में भी आ गया है, तो इसको तुरंत जो है दूर करा दिया जाएगा इस समस्या को। इस रोड पे तो हमारे ख्याल से कोई काम हमने देखा नहीं, जब से गड्ढा मुक्त अभियान चला है, कि कोई फर्जी ढंग से भी कोई तारकूल और गिट्टी लगाया हो। ये पूरा तरह गड्ढा मुक्त से बहुत कोसों दूर है। यहाँ पर डेली दुर्घटनाएं होती हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, ई रिक्शा वाले घायल हो जाते हैं। और किशुनदासपुर संपर्क मार्ग है, पटखोली वार्ड है, यहाँ पर तमाम आने जाने का आगमन है। लेकिन कई बार इसके लिए अवगत कराया गया सांसद विधायक जी को, जिलाधिकारी महोदय को, लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन इस तरफ क्यों ध्यान। रायबरेली के हरचंदपुर में मोटरसाइकिल और अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत और 1 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो खबर रायबरेली से है, जहां पर मोटरसाइकिल और एक अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। वहीं इस हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं इस मौके पर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। ये 3 लोग बाइक से जा रहे थे, जिसमें एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे उसमें। और ये गंगागंज के पास में एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रक से हुआ है। ये सोरा कराने वाले हैं, थाना हचट कराने वाले हैं, जिसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। एक लेडी जो है उसको हेड इंजरी आया है, पैर टूटा हुआ है, बाकी उसको एडमिट कर दिया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें एक 16 साल की बच्ची है और एक है करीब 25 साल का मेल है, पुरुष है। दोनों की कैजुअलिटी। बर्लिन को ऑटोमोबाइल उद्योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कार के खिलाफ अभियान चलेगा।
ये सोचना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस जर्मन शहर को कार मुक्त करने का अभियान इन दिनों जोरदार ढंग से चल रहा है। इसकी पूरे यूरोप में चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। बर्लिन के जर्मन शहर में कार मुक्त करने का अभियान जोरों से चल रहा है। बता दें कि जर्मनी में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं। अभी तक किसी बड़े राजनीतिक दल ने बर्लिन को कार मुक्त करने की मुहिम का समर्थन नहीं किया है। इसलिए ये नहीं लगता कि अगर मुद्दे पर जनमत संग्रह हुआ तो उसमें इस विचार की जीत होगी। लेकिन मीडिया टिप्पणियों में इस अभियान को इस बात का संकेत बताया गया है कि यूरोप में सार्वजनिक स्थलों को प्रदूषण फैलाने वाली कारों से मुक्त करने की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। अब अधिक से अधिक संख्या में लोग शहरों में भीड़ घटाने और वहां की हवा को स्वच्छ बनाने के कदमों का समर्थन कर रहे हैं। बर्लिन में चल रहे अभियान में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी राय सुनी गई तो बर्लिन दुनिया का सबसे बड़ा कार मुक्त क्षेत्र बन जाएगा। इन कार्यकर्ताओं के मुताबिक उनकी मुहिम का मकसद कार की तानाशाही खत्म करना है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि बर्लिन में 10 लाख से ज्यादा कारें हैं, जिनमें कई ज्यादातर समय खड़ी रहती हैं। इन कार्यकर्ताओं ने शहर को कार मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक कानून का मसविदा भी पेश किया है। इसमें एक प्रावधान यह है कि अगर हर व्यक्ति को साल में सिर्फ 12 बार अपनी कार चलाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ये पाबंदी डिलीवरी वाहनों, आपातकालीन सेवाओं और विकलांग लोगों से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होगी। ये कार्यकर्ता 2023 में इस सवाल पर शहर में जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जनमत संग्रह कराने पर अधिकारियों को मजबूर करने के लिए न्यूनतम समर्थन ये अभियान जुटा सकता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जनमत संग्रह में उनकी जीत हुई तो वे चाहते हैं कि 2027 से बर्लिन को कार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। बर्लिन के नगर निकाय प्रशासन ने कहा है कि यह शहर के जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि वे इस मामले में पेश की गई योजना पर विचार करें। कोरोना महामारी के दौरान बर्लिन यूरोप का पहला शहर बना, जहां सभी मार्गों पर साइकिल लेन का विस्तार किया गया। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता फ्रांजिस्का गिफी ने वेबसाइट पॉलिटिको EU से कहा कि उनकी राय में शहर को कार मुक्त करने की बात व्यवहारिक नहीं है। गिफी इस साल बर्लिन के मेयर का चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन मुहिम चला रहे कार्यकर्ताओं ने इसे उत्साहवर्धक माना है कि जर्मन के कार उद्योग ने भी ट्रांसपोर्ट कल्चर में बदलाव की बात की है। ऑटोमोबाइल उद्योग के संघ VDA के अध्यक्ष हिल्डेगार्ड मूलर ने कहा है कि शहर के यातायात को साफ सुथरा करने के कई विकल्प हैं। इनमें कार शेयरिंग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक कारों का ज्यादा इस्तेमाल भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं यही बताती हैं कि कार मुक्त शहर के अभियान का असर हुआ है। लोग इस मुद्दे पर सोचने को मजबूर हुए हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के चलते आम आदमी के सामने आए आर्थिक संकट को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा प्रदेश में तत्काल प्रभाव से घरेलू और निजी नलकूप के बिजली उपभोक्ताओं का 100% सरचार्ज माफ करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना को लागू किया गया है। कुमुश्त समाधान योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरेलू और निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है। इस ओटीएस योजना का लाभ उठाने के लिए आगामी 15 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर न सिर्फ 100% सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि बकाया बिजली बिल न जमा होने पर बिजली कनेक्शन कटने की कार्रवाई से भी बच सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से पहले दीप जलाया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं चंदौली पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंडित दीनदयाल हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बता दें कि चंदौली पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि पंडित दीनदयाल हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज मुझे दीनदयाल जी के पुण्य स्थली स्मृति स्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी मूर्ति पर हमें यहाँ श्रद्धा सुमन भी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीनदयाल जी हम सबके करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे। वैचारिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय विचारधारा को एक नई दृष्टि दी, जो भारतीय संस्कृति से रची बसी और भारतीय राजनीति में भारतीय विचारधारा का महत्व। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ के पार्टी कार्यालय से गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में सिलेंडर लेकर जुलूस निकाला और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बेतहाशा हो रहे एलपीजी गैस की बढ़ोतरी को लेकर वह लोग यह जुलूस निकाले हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द गैस सिलेंडर के दामों में कमी नहीं करती है तो वह वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बेतहाशा हो रहे एलपीजी गैस की बढ़ोतरी को लेकर वह लोग यह जुलूस निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द गैस सिलेंडर के दामों में कमी नहीं करती है तो वो लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ये एलपीजी गैस की बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उनके पेट्रोलियम मंत्रालय से करीबन एक महीने में 4 दफा एलपीजी गैस की दाम को बढ़ाया गया है। चौथी बार करीब 900 के करीब एलपीजी गैस के दाम हो चुके हैं। आज फिर 25 रुपये एलपीजी गैस के दाम बढ़े और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्रीनिवास जी के आह्वान पर आज ये हम सभी युवा कांग्रेस के साथी इस कलेक्ट्रेट चौराहे पे एलपीजी गैस के दाम के बढ़ोतरी के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर दाम कम नहीं किए जाते हैं एलपीजी गैस में, अगर ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही इससे भी बड़ा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि अब राजधानी दिल्ली समेत यूपी के तमाम शहरों में बढ़ी हुई दरों पर सीएनजी मिलेगी। राजधानी लखनऊ में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 63 रुपए 55 पैसे चुकाने होंगे। अगर पिछले 10 महीनों की बात करें तो सीएनजी की कीमतों में 10 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
बता दें कि पिछले 10 महीनों की अगर बात की जाए तो सीएनजी की कीमतों में करीब 10 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 63 रुपए 55 पैसे चुकाने होंगे। अमेठी में अंतरजातीय प्रेम विवाह की वजह से दिन दहाड़े एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। खाकी के इकबाल को चुनौती देते हुए बदमाशों ने हत्याकांड की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाजार से घर जा रहे एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो हॉकियों से पीटा और बाद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह की वजह से उसके भाई की हत्या हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शबनम को रामपुर जिला जेल से बरेली लाया गया है। उच्चतम न्यायालय से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अमरोहा की रहने वाली शबनम को रामपुर जिला जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। बरेली जिला जेल के अधीक्षक वीपी सिंह ने शबनम को यहां लाए जाने की पुष्टि की है। जी हां, बता दें कि बरेली के जिला जेल अधीक्षक वीपी सिंह ने शबनम को यहां लाए जाने की पुष्टि की है। उच्चतम न्यायालय से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अमरोहा की रहने वाली शबनम को रामपुर जिला जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 10 साल की छोटी उम्र में एक बच्चे ने कमाल कर दिया है। 10 साल के बच्चे ने लॉकडाउन में टेलीविजन पर रामायण सीरियल देखकर पूरी रामायण लिख दी। जो भी इस बारे में जान रहा है वो बच्चे की प्रतिभा को देखकर हैरान है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास है इस पिलाका रामायण में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 10 साल की छोटी उम्र में एक बच्चे ने कमाल कर दिखाया है। जी हां, एक 10 साल के बच्चे ने लॉकडाउन में टेलीविजन पर रामायण सीरियल देखकर पूरी रामायण लिख दी है। आपको बता दें कि रामायण लिखने वाले इस 10 साल के बच्चे का नाम आयुष कुमार खुंटिया है। आयुष ने उड़िया भाषा में महाकाव्य पिलाका रामायण की रचना की है। पिलाका रामायण में कुल 104 पेज है। पिलाका रामायण को बच्चों की रामायण भी कहा जा रहा है। आयुष कुमार खुंटिया को पिछले साल मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान उनके अंकल ने रामायण सीरियल देखकर उस पर कुछ लिखने के लिए कहा। तभी से आयुष ने टीवी पर रामायण के सारे एपिसोड देखने शुरू कर दिए और एक एक एपिसोड को उड़िया भाषा में अपनी नोटबुक पर लिखा और इस पिलाका रामायण को लिखने में आयुष को 2 महीने का वक्त लगा है। महाकाव्य पिलाका रामायण लिखने वाले इस 10 साल के बच्चे आयुष ने अपनी किताब में कई अद्भुत घटनाओं जैसे भगवान राम का 14 साल के लिए घर छोड़कर जाना और पंचवटी वन से माता सीता का अपहरण, अयोध्या में भगवान राम के लौटने पर उनके भव्य स्वागत के बारे में लिखा है। आयुष कुमार खुंटिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को पढ़ने लिखने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।